Hello students, today we are going to start with a new topic that is myasthenia gravis. Now what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis is an autoimmune disease which leads to muscle weakness. Myasthenia here stands for muscle weakness and gravis stands for very serious. Means the condition is very serious, the muscles are weakened very seriously. Patient experience muscle weakness in different parts of the body, especially the facial muscles are affected. What is the reason behind myasthenia gravis? The reason behind the myasthenia gravis is that there is a production of autoantibody in the person's body. What happens actually, because it is an autoimmune disease, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, वो हमारे ही सेल्स को, हमारे अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं को सेल्फ एंटीजन, उन्हीं को फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन या फॉरेन इन्वेडर कंसिडर करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है. तो इस वजह से हम इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज़ कहते हैं, विच इंटरफियर विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाता है और इस वजह से पेशेंट मायस्थीनिया ग्रेविस से सफ़र करता है. वो चल नहीं पाता है, वो बात नहीं कर पाता है, वो अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है. टू स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस. पहले तो हम ये समझेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होता कैसे है, फिर ये देखेंगे कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ़ेक्ट होता है और मसल वीकनेस आ जाती है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम उसका ट्रीटमेंट कौन कौन सी मेडिकेशन से कर सकते हैं. नाउ सी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस. इसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. नाउ मोटर न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल for muscle contraction. These motor neurons are distributed all over the body. They make contact with muscles distributed all over the body. ठीक है. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजते हैं हर मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. The contact point of motor neuron and muscle is called neuromuscular junction. जहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन और आपका मसल मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स कांटेक्ट में आते हैं, दे आर नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नाउ सी दिस डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ मोटर न्यूरॉन. ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये मोटर न्यूरॉन है जो सिग्नल लाता है मसल्स तक और फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटी एक पर्सन कर सकता है. नाउ सी, ये मोटर न्यूरॉन के अंदर देयर आर सर्टेन वेसिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस मोटर न्यूरॉन. ये वेसिकल्स क्या करते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज इनसाइड द वेसिकल्स. वेसिकल्स के अंदर क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. ये जो है ये आपका क्या है, मसल सेल है. दिस इज़ योर मसल सेल. मसल सेल मेम्ब्रेन, मसल के सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिनके ऊपर आके आपका जब ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करते हैं आपके निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन. These motor neurons are containing inside themselves some vesicles. These vesicles are granulated with certain acetylcholines. Neurotransmitters are present inside these vesicles. What will happen when the signal comes? These vesicles release the neurotransmitter. When they release the neurotransmitters, these neurotransmitters come and bind to these nicotinic acetylcholine receptors which are present on the cell membrane of the muscle cell. Now see what happens here. Motor neuron has such vesicles filled with neurotransmitter. I have already discussed that this is a motor neuron और इसमें vesicles होते हैं जिसके अंदर neurotransmitters हैं. These neurotransmitters are called acetylcholine. The next step is, when the motor neuron receives the signal, it releases acetylcholine molecule in the neuromuscular junction. As soon as these motor neuron
will receive the signal, they'll immediately start releasing these vesicles. They'll just degranulate these vesicles, and what will happen, the acetylcholine will be released in the neuromuscular junction. Now what is the next step? Acetylcholine that has been released in the neuromuscular junction comes and binds to its receptor. These are the receptors, nicotinic acetylcholine receptors. I have drawn this with green color. These are the receptors. When they come and bind to these receptors, what happens? These causes the muscles to contract. This leads to the contraction of muscles, and we are able to carry out functions such as walking, talking. Even the blinking of eyes depends. When we blink the eyes, the opening of eyes is totally dependent on this process. This is the process that normally happens in case of muscle contraction. Now what happens when a person is suffering with myasthenia gravis? See, but in myasthenia gravis, the patient's B cell produces antibodies against acetylcholine receptor. Let me show you. These are the acetylcholine receptors, right? Now in this condition, in case of myasthenia gravis, what happens? There are B cells. B cells, you know that B cells are responsible for producing the antibodies. These B cells will release antibodies against these acetylcholine receptors. That's why these antibodies are known as anti-acetylcholine receptor antibodies. And this is leading to an autoimmune disease. Now what happens once these antibodies are produced? These antibodies bind to their target, that is acetylcholine receptor. What happens? These antibodies bind to these acetylcholine receptors and block the binding of these neurotransmitters. You're getting? This inhibits the acetylcholine molecules to bind to their receptor. Also, they carry out the complement-mediated lysis of these receptors, and thus the number of receptors will decrease. Now what happens? These antibodies, first of all, they will come and bind to these receptors. इन receptors से ये antibodies bind हो जाती हैं. जब इन receptors से ये antibodies bind हो जाएंगी तो क्या होगा? तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है मोटर न्यूरॉन से, वो आके इन पे बाइंड नहीं कर पाएगा. और क्योंकि ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? आपका सिग्नल यहाँ ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. जब सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. उसी तरह से क्या होता है? देयर इज रिलीज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लीमेंट. व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होता है. यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं. ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये इन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, लाइसिस करते हैं. इन रिसेप्टर्स का लाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं. इनका क्या हो जाता है? डाउन रेगुलेशन हो जाता है. दिस कॉजेस रिडक्शन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन and the person faces difficulty to carry out different muscle related process. I hope आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. मसल कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली होता है, और क्या होता है इन केस ऑफ, किस तरह से मसल वीकनेस हो जाती है. अब बिकॉज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, तो एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं? इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जा रहे हैं. जब एंटीबॉडीज इन रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे हैं तो ये एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पा रहा है. जब एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपके मसल्स वीक हो जाएंगे. दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. वेरियस एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी होती है वो सब इनहिबिट हो जाएगी. माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक तो टोसिस होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, और डिप्लोपिया. डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन. डबल विजन इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ ऑक्यूलर मसल्स. हमारे ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द आई, ये क्या होते हैं? ये वीकन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डबल विजन दिखता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सीवियर केसेस में क्या होता है? सीवियर केसेस में लंग मसल्स इफेक्ट हो जाते हैं. अगर लंग मसल्स इफेक्ट हो गए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, एंड दैट लीड्स टू माइस्थीनिया क्राइसिस. इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड दैट मे बी वेरी फैटल ऑल्सो. अब ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है? कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट हम इसकी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो ड्रग्स होती है दैट इज एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स.
acetylcholinesterase. Obviously when there is ace at the end of something, it means it is an enzyme, यानी कि ये एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं ये ड्रग्स. इन ड्रग्स में आती हैं आपकी नियोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन. What do? They inhibit acetylcholinesterase. Obviously they are inhibitors, so they are going to inhibit this enzyme. Acetylcholinesterase is responsible for cleaving acetylcholine molecules. जो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए. द नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन विल इंक्रीज इफ द एंजाइम इज इनहिबिटेड. नाउ सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज जो क्या करता है, इन एसिटाइलकोलिन्स को ब्रेक कर देता है. अब क्या होता है, जब हम नियोस्टिग्मीन देते हैं तो वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है. जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आपका एसिटाइलकोलिन ब्रेक नहीं होगा, और जब आपका एसिटाइलकोलिन ब्रेक नहीं होगा तो वो एसिटाइलकोलिन आके उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द एंटीबॉडीज़. जिनको एंटीबॉडीज़ ने डिस्ट्रॉय नहीं किया उन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा. ठीक है. द अदर ड्रग इज इम्यूनोसप्रेसेंट्स. इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप समझ रहे हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो ड्रग्स होती है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं. नाउ सी, बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़. ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव हुआ है, तो हमें क्या करना है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है. इसमें हम कौन सी ड्रग लेते हैं, प्रेडनिसोन लेते हैं. प्रेडनिसोन क्या कर रहा है, प्रेडनिसोन इस क्या करता है, इनहिबिट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बाय बी सेल. हमारा जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है वो बी सेल से हो रहा है. बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी. तो प्रेडनिसोन क्या करेगा, बी सेल को, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा बी सेल को इनहिबिट करके, एंड दिस विल ब्लॉक एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़. इससे क्या होगा, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो बन रही थी, जो एंटीबॉडीज़ बन के आके यहाँ पे अटैक कर रही थी, वो अब नहीं बनेंगी. जब नहीं बनेंगी तो क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्टली आके इस पर बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा. थर्ड वाला जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस. थाइमस का सर्जिकल रिमूवल. नाउ थाइमस इज अ साइट ऑफ टी सेल मेच्योरेशन, जहाँ पे टी सेल मेच्योर होते हैं. आपको पता है कि इम्यून सिस्टम में, हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में टी सेल और बी सेल्स होते हैं. तो थाइमस ऐसी साइट है जहाँ पे टी सेल हमारा मेच्योर होता है. अब देखो क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल. टी हेल्पर सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल एंटीबॉडीज फॉर्म करता है. तो अगर हम थाइमस को रिमूव कर देंगे तो हमारा टी सेल मेच्योर नहीं हो पाएगा. जब टी सेल मेच्योर नहीं हो पाएगा, टी हेल्पर सेल, तो ये क्या होगा, ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा बी सेल को. जब बी सेल हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो हमारा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगा. तो इस तरह से हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा.